जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि पॉलिटी की एमसीक्यू मैं यहाँ लेके आया हूँ आपके साथ, पहली वीडियो आ चुकी है और वो चैनल पे है। अगर आप लोग नए हैं, इस वीडियो पे आ रहे हैं तो ज़रूर उस वीडियो को भी देख लीजिए। यहाँ हम संवैधानिक विकास का जो क्रम है उसमें देख रहे हैं कैसे भारत 1947 तक पहुँचा, कैसे भारत शासन अधिनियम 1935 बना और 1935 अधिनियम किस प्रकार से आज हमारे संविधान में बहुत बड़े हिस्से के तौर पे शामिल है। तो ये सारा एक एक क्रम में हुआ है, ना कि अचानक हुआ है। तो अब उन्हीं क्रम को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने देख लिया है 1892 के अधिनियम तक। अब हम यहाँ पे उसके आगे के क्रम में बढ़ रहे हैं। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे हम प्रश्न देखते हैं और फिर उससे संबंधित पूरी व्याख्या देखते हैं। अगर कोई अधिनियम है तो उससे संबंधित पूरी व्याख्या देखेंगे। आगे की वीडियो भी जो बनेगी, 4 ऑप्शन आपको अगर उसमें मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन जो भी मिल रहे हैं तो उनमें एक ऑप्शन तो सही होगा उस प्रश्न के संदर्भ में। बाकी जो आपके 4 ऑप्शन होंगे उनकी भी पूर्णतः व्याख्या यहाँ पे आपको मिलेगी। यह लक्ष्मीकांत पे आधारित है और तैयारी करने का ये भी एक तरीका होता है, इस तरह भी पढ़ा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना बिना देर किए हुए। पहला हमारा प्रश्न आ रहा है। पहला क्या है? निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई? तो किस अधिनियम के तहत अपनाई गई थी? यहाँ आपका ऑप्शन बी सही है। अधिनियम 1909 के तहत ये व्यवस्था अपनाई गई थी। अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? उस समय जो मार्ले था, लॉर्ड मार्ले, वह इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था और लॉर्ड मिंटो जो था वो भारत में वायसराय के पद पर तैनात था। इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। उसके अलावा इस अधिनियम से संबंधित कुछ और भी विशेषताएं हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे इसमें और चीज़ें क्या हैं? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। हालांकि प्रांतों में एक समान नहीं थी, प्रांतों में अलग अलग थी। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी, यानी कि वहाँ गैर सरकारी सदस्य बहुमत में आ सकते हैं। अब ये सरकारी और गैर सरकारी सदस्य क्या हैं, हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया है वहाँ पे। उसके अलावा देखते हैं, इसने दोनों स्तरों पे विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया, यानी कि प्रांतीय स्तर पे भी और केंद्रीय स्तर पे भी। अब जो सदस्य हैं वे ज़्यादा विषयों पे चर्चा कर सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और बजट पर संकल्प आदि भी रख सकते हैं। उसके अलावा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। मतलब कोई भारतीय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, कार्यपालिका परिषद में स्थान पा सकता है। और ऐसा स्थान पाने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें विधि सदस्य के रूप में पहली बार वायसराय की कार्यपालिका परिषद में स्थान मिला था। उसके अलावा इसमें और क्या प्रावधान है? जैसे इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? इसमें ऐसा होता है, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे इस बात को, फिर भी मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर रहा हूँ। जैसे अगर जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है, उस व्यक्ति अगर वह मुस्लिम है तो उसे केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट देंगे और कोई नहीं। इस प्रकार से इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी। सांप्रदायिकता को एक तरह से सरकारी मुहर मार दिया। और मिंटो को, जो इसमें उस समय आपके वायसराय थे, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया, यानी कि इसी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ और इसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। तो यह आपका इस प्रश्न से संबंधित कुछ तथ्य थे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं? प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विशेषताएं किस अधिनियम से संबंधित हैं? तो कौन से विशेषताएं पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान किया गया पहली बार। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई पहली बार।
केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। उसके अलावा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसका नाम था। अब ये सारी विशेषताएं किससे संबंधित हैं? तो ये सारी विशेषताएं आपके ऑप्शन ए से भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित हैं। अब हम 1919 से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। इनमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे? तो इसमें क्या हुआ कि 20 अगस्त 1947 को पहली बार घोषित किया गया ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि हमारा जो उद्देश्य है भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। हम क्रमिक रूप से एक साथ नहीं करने वाले हैं, हम धीरे धीरे करके ऐसी सुधारात्मक प्रक्रिया चला रहे हैं जिसके द्वारा अंततः एक ऐसी सरकार की स्थापना होगी जो अपने समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी। जैसे आज की सरकार होती है, जो कोई अगर कार्य कर रही है तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या जनता के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। जनता उससे सवाल कर सकती है, जनता उससे पूछ सकती है, विपक्ष उनसे पूछ सकता है आप ऐसा क्यों करें। क्यों? क्योंकि वे उत्तरदायी हैं, उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी ऐसी सरकार की स्थापना करेंगे, लेकिन क्रमिक रूप से करेंगे। उसके अलावा क्या किया गया कि यह 1921 से लागू किया गया, 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया। अब मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहा गया? उस समय जो भारत का सचिव था वो मॉन्टेग था, मॉन्टेग नामक व्यक्ति था, और जो वायसराय था वो चेम्सफोर्ड था। इसमें कुछ विशेषताएं थी, इसमें काफ़ी विशेषताएं थी, कुछ नहीं थी, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं क्योंकि इसके बाद कुछ और भी परिवर्तन होते हैं जो काफ़ी बड़े परिवर्तन थे, इसलिए इसे ध्यान से देखना जरूरी है। इसमें क्या किया गया? केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान की गई कि कौन से विषय केंद्र के अधीन रहने चाहिए, कौन से विषय प्रांतों के अधीन रहने चाहिए, और उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। यानी कि राज्यों को कुछ विषयों पर सहूलियत दी गई कि आप अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार कानून बनाइए। तो इनमें क्या हुआ कि अपनी अपनी सूची पर सरकार बनाने का कानून बनाने का अधिकार दिया गया। हालांकि केंद्रीय और एकात्मक ही ढांचा रहा सरकार का, उसमें कोई बदलाव अभी नहीं आया है। और प्रांतीय विषयों को, जो प्रांतों को विषय दिए गए कि आप इन पे कानून बना सकते हैं, उनको भी दो भागों में बांट दिया गया। वे दो भाग कौन कौन से थे? एक भाग था हस्तांतरित विषय और एक भाग था आरक्षित विषय। तो जो आरक्षित विषय था आपका, आरक्षित विषयों पर पहले हस्तांतरित देख लेते हैं। तो हस्तांतरित विषयों पे गवर्नर शासन करता था, यानी कि गवर्नर उस पर कानून बनाता था, विधि का निर्माण करता था, और इस कार्य में वह मंत्रियों की सहायता लेता था। और कैसे मंत्री? वैसे मंत्री होते थे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। यानी कि अगर उनसे किसी प्रकार की त्रुटि होती है, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो विधान परिषद उनसे जवाब सवाल कर सकती है और वे उसके जवाब देने के लिए बाध्य हैं। लेकिन एक दूसरा विषय भी था, आरक्षित विषय होता था, उस पर भी गवर्नर को अधिकार होता था और वह कार्यपालिका परिषद के सहायता से शासन करता था। लेकिन इसमें क्या होता था कि जो सहायता करते थे व्यक्ति, वे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। ठीक है, कार्यपालिका परिषद की सहायता शासन करता था, लेकिन वे परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, उनकी जवाबदेहिता नहीं बनती थी। इसके अलावा शासन की इस जो दोहरी व्यवस्था थी, इसको द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। क्या कहा गया? इसे द्वैध शासन व्यवस्था नाम इसे दिया गया। तो ये इसमें व्यवस्था की गई, हालांकि यह बहुत सफल नहीं रही, ये हमारा विषय नहीं है अभी जानना। उसके अलावा इस अधिनियम में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अधिनियम 1919 के तहत क्या किया गया? पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। द्विसदनीय व्यवस्था जैसे आपका राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। यह व्यवस्था अधिनियम 1919 के तहत किया गया। उसके अलावा इसमें क्या हुआ कि सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों,
यूरोपियों, आंग्ल भारतीय यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसमें कुछ सीमित आधार पे, जैसे संपत्ति कर, शिक्षा, तो ये पूछा जा चुका है प्रश्न, इसलिए जरूरी है। संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में, एक निश्चित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया कि अगर आपके पास संपत्ति है, आप कर दे रहे हैं, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप जो है वोट दे सकते हैं, आपको मत देने का अधिकार है। तो यह एक व्यवस्था की गई। इसके अलावा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का भी सृजन किया गया 1919 के अधिनियम के तहत ही। जो अब तक भारत सचिव के द्वारा कार्य किए जा रहे थे, वह अब सारे उच्चायुक्त को ट्रांसफर कर दिए, हाई कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिए गए। हालांकि इनका सारा कुछ खर्चा बर्चा सब भारत की ही निधि से जाना था। इसके अलावा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, इसमें 1919 के द्वारा ही। और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। हालांकि प्रावधान 1919 में कर दिया गया। उसके अलावा पहली बार एक और अनोखा कार्य किया गया यहाँ, वो क्या था? पहले जो बजट पारित होता था वो एक ही बजट होता था, बाद में राज्यों को उसमें, प्रांतों को उसमें हिसाब किताब दिया जाता था कि इतना इतना आपको है मिलेगा, आप अपने हिसाब से ऐसा खर्च करिए। लेकिन यहाँ क्या किया गया कि विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। मतलब आपको कैसा खर्च चाहिए, कितना चाहिए, क्या चाहिए, आप स्वयं अब उस बात की तैयारी करिए, उसका लेखा जोखा रखिए, बनाइए। यह पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। तो इसमें क्या किया गया? पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। यह किसमें किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। देखिए यही प्रश्न है, इसी में हम अभी चल रहे हैं। उसके अलावा क्या किया गया? इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि 1919 के अधिनियम ने क्या क्या कैसे कार्य किए और उसके कारण क्या क्या बदलाव आए हैं भारत में, और कैसे क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन स्थापित किया जा सकता है, क्या इस योग्य हो चुके हैं या नहीं। ये सारे कार्य के लिए वैधानिक आयोग का गठन करना था। कब करना था? 1929 में। अब यही एक गड़बड़ हो जाती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अगले प्रश्न में। हालांकि 1919 यहां समाप्त होता है। अब अगला देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया। यह किस अधिनियम के तहत किया गया? यह बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम हो जाता है। यहां आपका ऑप्शन बी सही है, भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसके बारे में डिटेल इसलिए जानना भी जरूरी है और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह अधिनियम अपने आप में बहुत बड़ा था और आज भी भारतीय कानून व्यवस्था में इसी से बहुत बड़ा हिस्सा एक लिया गया है। और इससे एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो सोचिए कितना ज़्यादा था, कितना बड़ा था। तो अब इसमें क्या देखते हैं? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की इसने, राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया इस अधिनियम के द्वारा। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां बनाई, जो आधुनिक संविधान के 7वीं अनुसूची में मेंशन है आपके। संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय। तो यहाँ पर क्या किया गया? इस अधिनियम ने 3 सूचियां निर्धारित की। कौन कौन सी 3 सूचियां निर्धारित की? संघीय सूची, एक संघीय सूची बनाई गई। तो संघीय सूची में उसमें 59 विषय डाले गए। 59 सब्जेक्ट्स थे जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। उसके बाद स्टेट लिस्ट बनाई गई, राज्य सूची, उसमें 54 विषय डाले गए, 54 सब्जेक्ट इसमें डाले गए। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट बनाई गई, समवर्ती सूची बनाई गई। समवर्ती सूची में क्या किया गया? समवर्ती सूची में 36 विषय डाले गए, 36 सब्जेक्ट डाले गए, जो है समवर्ती सूची में, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को शक्तियाँ प्राप्त थी। इस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया पहली बार 1935 के अधिनियम के तहत। इसमें एक विशेष व्यवस्था थी कि जो अवशिष्ट शक्तियां थी, ऐसी शक्तियां जो न केंद्र के विषय में है, न राज्य के विषय में है, न समवर्ती सूची में मेंशन नहीं है, इनका नाम नहीं है, और वैसी कार्य हैं, तो ऐसी शक्तियों को करने की शक्ति वह वायसराय को दे दी गई थी। तो ये पूछा गया है 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? तो वायसराय के पास थी। आज के समय अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं।
तो यह जो है व्यवस्था लाई गई। हालांकि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आए, एक संघ बनाने की कोशिश थी और रियासतें जो थी, जो राजा महाराजा वगैरह होते थे, वे इसमें शामिल होने से इनकार कर दिए कि नहीं, हम इनमें शामिल होने वाले नहीं हैं। उसके अलावा क्या हुआ, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दी गई। कौन सी द्वैध शासन व्यवस्था? याद करिए, 1919 में जो लाई गई थी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय जो थे, वह द्वैध व्यवस्था यहाँ समाप्त कर दी गई और प्रांतों की स्वायत्तता की शुभारंभ यहाँ किया गया और राज्यों को अपने स्वायत्त तरीके से, अपने दायरे में रहते हुए स्वायत्त तरीके से शासन करने का अधिकार दे दिया गया। ये सारी चीजें इसमें किया गया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। 1935 के अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन इसमें किया गया। वो क्या थे? संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया गया, जो 1919 के अधिनियम में प्रांतों के साथ किया गया था। उसके अलावा यहाँ क्या किया गया कि जो 11 राज्य थे उस समय, उसमें से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा बनाए गए। किसमें बनाए गए पूछा तो नहीं गया है सामान्यतः, लेकिन कभी पूछ भी सकता है, तो आप जान लीजिए। बम्बई, बंगाल, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम, इनमें द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। हालांकि बहुत सारे इनमें भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। अब देखते हैं इसमें और कुछ किया गया। इसने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार कर दिया। इससे पहले हम देखेंगे एक सांप्रदायिक पंचाट का व्यवस्था है। सांप्रदायिक पंचाट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उस समय सांप्रदायिक अवार्ड, उसको देख लेते हैं। 1932 में ला दिया गया था उसे, 1932 में ही लाया गया था और उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिक अवार्ड के समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडॉनल्ड जो था वो 1932 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अब इसमें क्या किया गया? सांप्रदायिक अवार्ड में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की एक योजना की घोषणा की गई। हालांकि इसका अस्तित्व कुछ मतलब इसका मूल मकसद कुछ और था, लेकिन हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, हम डिटेल हो जाएंगे, तो हम केवल यहाँ तथ्य समझ लेते हैं। तो इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड नाम दिया गया। इसमें क्या किया गया कि जो पहले से ही मुस्लिम, सिख, यूरोपियन, आंग्ल को तो अलग निर्वाचन की व्यवस्था दी ही गई थी, इसके द्वारा किया गया कि दलितों तक उसका विस्तार कर दिया गया। अब जो नीची जात के लोग थे काफ़ी मात्रा में, जो मतलब हाशिए पे जो लोग थे, उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो अब इस व्यवस्था से गांधी जी बड़े दुखी हुए, क्योंकि चलिए एक बार सिखों को शामिल किया गया, मुस्लिमों को शामिल किया गया, क्योंकि मुस्लिम उस हद तक ये हो गया था कि जिन्ना के प्रभाव की वजह से काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा अलग हो चुकी थी, मुस्लिम लीग बन चुका था। लेकिन जब दलितों को भी शामिल इसमें किया गया, गांधी जी हरिजन कहते थे इन्हें, और बहुत प्रेम था गांधी जी को, हर समुदाय से बराबर प्रेम होता था, वे किसी से कोई भेदभाव उस तरह का व्यवस्था नहीं था उनका। लेकिन यहाँ क्या किया गया, जब दलितों को भी शामिल कर लिया गया तो गांधी जी को बड़ा इससे दुख हुआ। उन्होंने कहा अभी टूट जाएगा भारत के बहुत सारे खंड होने, भारत का बंटवारा कभी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस बात को लेके, और अंबेडकर उस समय दलितों के नेता हुआ करते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय दलितों के नेता हुआ करते थे। तो वहाँ क्या हुआ कि पूना की इरवदा जेल में उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि समझौता होता है और उसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये मान लिया गया कि जो है संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा और इसमें दलितों के लिए स्थान आरक्षित किया जाएगा। तो यह सांप्रदायिक अवार्ड की व्यवस्था की गई थी। उसके अलावा क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद जो बना था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10%, पहले क्या था, आपने देखा था केवल संपत्ति, शिक्षा और कर, संपत्ति और शिक्षा कर के आधार पर 1919 के अधिनियम में कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि 10% लोगों को यह अधिकार दे दिया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया, 1935 में एक और बड़ा कार्य किया गया, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। किसकी? रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, आपके RBI की स्थापना यहाँ की गई थी। उसके अलावा संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग यानी कि IAS, PCS
उसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट पीएससी का भी गठन का प्रावधान किया गया 1935 के अधिनियम के तहत ही। उसके अलावा यहाँ एक और चीज़ है, 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 में आपके 1937 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। ये वह सुप्रीम कोर्ट नहीं था जो 1774 में स्थापित किया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल था उससे, और इसकी स्थापना 1935 अधिनियम के तहत ही की गई थी। तो ये 1935 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य समाप्त होते हैं। अब देखते हैं एक और जो आता है, कहते हैं प्रश्न कह रहा है आपका कि किस अधिनियम का प्रतिफल साइमन आयोग था। साइमन आयोग हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा कि अधिनियम 1919 जब हमने देखा था तो उसमें था कि 10 सालों बाद यह जांच करेगा कि क्या उत्तरदायी शासन की परिस्थितियां तैयार हैं, लेकिन इसे 2 साल पहले 1928 में ही इसका गठन कर लिया गया। और जब पहले गठन कर दिया गया तो इसका विरोध किया जाने लगा। हालांकि विरोध के और भी मुद्दे थे, उनमें क्या था, जैसे पहले ये देख लेते हैं कि 1927 में ही इसका गठन किया गया, ठीक है, और 7 सदस्य इसमें थे जॉन साइमन की अध्यक्षता में, और उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सभी ब्रिटिश सदस्य थे, इसलिए विरोध बहुत ज़्यादा किया गया इसका। और 30 में अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की। द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था आदि को इसने जारी रखने की सिफारिश की थी, ठीक है, कि ये सारी व्यवस्थाएं अभी यहाँ जारी रखी जानी चाहिए। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत, भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। जब ये साइमन आयोग आया तो यहाँ भयंकर आंदोलन होने लगा, साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। जब ये बवाल हुआ तो गवर्नमेंट थोड़ा सा घबरा गई, और गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अरे देखिए, आप लोग ऐसा मत करिए, आप लोग आइए बात करिए हमसे, हम बात करते हैं। और नेताओं को मनाने चलाने के लिए क्या किया, गोल मेज सम्मेलन किया गया। देखिए, अगर आयताकार जो है या वर्गाकार मेज होती है तो उसमें एक सुपीरियर होता है जो हेड होता है, आमने सामने बैठते हैं, बाकी बाजू में लोग बैठते हैं। लेकिन गोल मेज का अर्थ होता है कि सभी बराबर हैं, ठीक है। तो एक सांकेतिक जो है एक तरह से संदेश था कि आप सभी भी बराबर हमारे हैं और इस तरह उत्पात मत करिए, आइए बैठ के बात करते हैं। तो इसलिए गोल मेज सम्मेलन शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया गया। और गोल मेज सम्मेलन 3 हुआ जो लगभग विफल रहा। उसमें केवल दूसरे गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से आपके महात्मा गांधी जी वहाँ शामिल हुए थे। उस जो है, और बाकी पहले में और तीसरे में कोई नहीं गया था। हालांकि भारत की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हिंदू महासभा, ये दोनों सम्मेलनों में शामिल हुए थे, मतलब तीनों में शामिल हुए थे। तो इसमें एक संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र वगैरह तैयार किया गया और बात की गई कि हाँ, हम इन मुद्दों पर सहमत हैं और आप लोगों को अगर ऐसी समस्याएं हैं तो हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। और उन्हीं सुधारों को उसी गोल मेज सम्मेलन के परिणामों को शामिल करते हुए भारत शासन अधिनियम 1935 को लागू किया गया था। तो यहाँ प्रतिफल की जब हम बात करते हैं तो किसका प्रतिफल था, तो आपका यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हुआ, जब डिटेल बताया गया तो समझ आएंगे। ऑप्शन ए सही है, 1919 का अधिनियम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। मैं काफ़ी धीरे धीरे भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और चीज़ों को बहुत विस्तृत रूप से भी बता रहा हूँ कि कहीं से भी इस तरह से प्रश्न छूटने ना पाए। और अभी तो ये केवल ऐतिहासिक घटनाक्रम है, जब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, जब हम अनुच्छेदों पर आएंगे, आपका राज्यों का आएंगे, उसके बाद आपके धीरे धीरे जब अनुच्छेदों में एंट्री करना शुरू करेंगे, जहाँ से प्रश्न बनते हैं हम टू द पॉइंट वहीं बोलेंगे और उस चीज़ को एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगला कह रहे हैं, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था इनमें से। तो कैबिनेट मिशन जो लाया गया था उसमें इनमें से कौन सदस्य नहीं था ये जानना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही है। हालांकि तो डी कौन सा है, मैकाले, जो कैबिनेट मिशन लाया गया। कैबिनेट मिशन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन का क्या सीन था, भारत की जो आंदोलन वगैरह थे भारत के, ये काफ़ी प्रबल रूप से बढ़ गए थे। अब इसमें क्या हुआ था कि 1946 तक आते आते, 45-46 तक आते आते भारत में चरम पे था आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह हो छिड़ चुका था। और ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ था कि आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके थे पूरी तरह से यहाँ वाले। तो अब कांग्रेस भी जोर लगा रही थी। अब इसी समय क्या हुआ कि इस समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भेजा। उसमें मुख्य रूप से 3 सदस्यों को शामिल किया गया, लॉर्ड पेंथिक को, स्टैफोर्ड क्रिप्स को और A.V. अलेक्जेंडर को। इनको शामिल किया गया कि जाइए और बातें करिए, बातें करके समस्या का समाधान निकालिए।
इसमें क्या किया गया है, इन्होंने क्या बातें निम्नलिखित की, कैबिनेट मिशन में क्या क्या चीज़ें आई, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। उसके अलावा विदेश, रक्षा, संचार विभाग जो होंगे वो संघ के अधीन होंगे और संघ को इनके लिए धन एकत्र करने का अधिकार दिया जाएगा। ये आज़ादी की बात अभी नहीं हो रही है, ठीक है। उसके अलावा क्या किया गया है, संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, ऐसा कहा गया। उसके बाद भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा किया गया इसमें। उसके अलावा भारतीय रियासतों को यह छूट होगी कि वे संघ में सम्मिलित हों या स्वतंत्र हों। देखिए, ये क्लॉज डाल के, यह तथ्य डाल के पूरी तरह से सारे मिशन को ही एक तरह से फेल करने का अवसर दे दिया। अभी और है 1-2 पॉइंट देखते हैं। अब उसमें क्या किया गया, इसके अलावा एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी, ठीक है, जिससे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, ऐसा इसमें किया गया। यह भी एक अपने आप में जो है रोड़ा पैदा करने वाला तथ्य डाल दिया गया, क्योंकि सभी का समर्थन मिलना मुश्किल था। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र करवा लीजिए, ठीक है। प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों राजी हो गए कि हाँ ठीक है, हम तैयार हैं इस विषय पे, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग किनारा कर लिया और उसने कहा नहीं नहीं, हमें तो देखिए पाकिस्तान के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं और किसी बात पे हम तैयार ही नहीं होंगे। और वो ये निकल के यहाँ से क्या किए कि 16 अगस्त 1946 को इन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, डायरेक्ट एक्शन डे मनाना शुरू कर दिया। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। तो यह जान लेना जरूरी है कि मैकाले सदस्य नहीं थे और हमारा इस तरह से ये क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन समाप्त होता है। अब अगला प्रश्न हमारा है, डिकी बर्ड प्लान क्या है। डिकी बर्ड प्लान भारत की आज़ादी से संदर्भ में क्या था। एक प्रकार की संकटग्रस्त पक्षी जिसे संरक्षण की आवश्यकता थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। माउंटबेटन द्वारा सत्ता हस्तांतरण की एक योजना। अगला देख लेते हैं ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, देखिए क्या, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अलग देश से संबंधित योजना, ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन बी सही है। माउंटबेटन द्वारा सत्ता हस्तांतरण की एक योजना थी और यह योजना, चूंकि इसमें क्या था, जो सदस्य थे, जो मेंबर थे, हेस्टिंग इस्मा थे, जनरल था वो उस समय, और जॉर्ज एबेल और लॉर्ड माउंटबेटन था। तो अब इन सब ने यह योजना जो है तैयार की थी, इनके निर्देशन में तैयार हुआ था और उस समय असेंबली के सामने, प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सामने हेस्टिंग इस्मा नामक व्यक्ति था, उसने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे इस्मे प्लान भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों को किया जाएगा, या सत्ता हस्तांतरण से पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो उसके साथ ही इसमें यह प्रावधान भी था कि बंगाल और पंजाब को विकल्प दिया जाएगा कि वे अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार देशी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों की छूट होगी कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो यह डिकी बर्ड प्लान था, जिसे आपके जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीधे खारिज कर दिया और कहा कि यह अस्वीकार है, हम नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि यह भारत का बाल्कनीकरण है, यह बांटने का एक तरह से कहा जाए तो इससे हिंसा भड़केगी और जो बाद में हुआ भी, केवल जो है हिंसा होगी और संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, इसलिए हम इस प्लान को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसे और भी नामों से बोला गया, बाल्कन प्लान कहा गया, डिकी बर्ड प्लान कहा गया, इस्मा प्लान कहा गया। तो आपको केवल यह विषय जान लेना जरूरी था कि इससे क्या है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है, देखिए, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय किसके पास था। तो देखिए, एक आखिरी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बचता है, उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पे चलते हैं। 1947 में उसका माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया और उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया। कहा गया 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट बना दिए जाएंगे, अधिराज्य। ब्रिटिश सरकार को उनकी सत्ता सौंप दी जाएगी ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है। प्रत्येक जो डोमिनियन स्टेट में है गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। प्रश्न यहां से भी पूछा जा चुका है। नए संविधान के निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल सचिव नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। और देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया, उनको
ऑप्शन दिया गया या तो आप भारत के साथ रहिए, पाकिस्तान के साथ या किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने के लिए और भावी संबंधों का विनिश्चय करने की स्वतंत्रता दी गई कि आप लोग जो चाहें वैसा करिए। एक तरह से भी लड़ाने का प्लान था, ठीक है। हालांकि हमारे पास एक लौह मैन थे, जो है लौह पुरुष थे, जिनकी पराक्रम से, जिनके दृढ़ निश्चय से भारत एक हुआ। तो ये सारा प्लान किया गया। अब देखते हैं स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय किसके पास था। मैं इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया, अंतरिम सरकार बनाई गई और उसमें वित्त मंत्रालय जो दिया गया था, आपका वित्त मंत्रालय लियाकत अली खां, हाँ, वित्त मंत्रालय आपके लियाकत अली खां को दिया गया, ठीक है। देखिए वित्त मंत्रालय जो आपका था वो लियाकत अली खान को दिया गया। हालांकि और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे गृह, सूचना और प्रसारण विभाग, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह जी को रक्षा मंत्रालय दिया गया था और जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय दिया गया था। गजाफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था और सरदार बलदेव बताए ही रक्षा मंत्रालय इनको दिया गया था, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो आपके प्रथम राष्ट्रपति भी थे, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, खाद्य एवं कृषि विभाग इनको दिया गया था। और जो है आपके सी राजगोपालाचारी, इनको शिक्षा एवं कला विभाग, और आसफ अली को रेलवे और परिवहन विभाग दिया गया था। और जो है डाक और वायु विभाग अब्दुल रब निस्तार को दिया गया था। कभी कभार पूछ लेता है, इसलिए जानना थोड़ा सा जरूरी है। अगला देखते हैं स्वतंत्र। देखिए यहाँ एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो अंतिम 3-4 प्रश्न है, 3 प्रश्न, ये आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्न इसलिए मैंने जानबूझ के उठाया। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कौन थे? R.K. षणमुखम चेट्टी, ये पहले वित्त मंत्री थे भारत के। तो ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है इससे पहले, तो ये देख लें। राजकुमारी अमृता कौर क्या था? इनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री थी। ये जो है स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास था। आज भी एम्स में, जो आपका दिल्ली एम्स है, वहाँ राजकुमारी के नाम से, अमृता कौर के नाम से एक प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट बनाया गया है। पूरी अलग बिल्डिंग ही बना दी गई है, पूरा एक डिपार्टमेंट ही उन्हीं के नाम पर है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास गृह मंत्रालय भी था, सूचना प्रसारण मंत्रालय और राज्यों से संबंधित मामले भी इनके पास थे। और पीछे की तरह ही जैसे अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था और जो है रेलवे और परिवहन जान मथाई को दे दिया गया। अब इस बार पहले रेलवे और परिवहन जो था, इससे पहले जो है रेलवे परिवहन आसफ अली जी को दिया गया था। रक्षा मंत्रालय सरदार बलदेव जी के पास जैसा पीछे था वैसा अब भी रहा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। तो ये विभिन्न जो है थोड़े थोड़े चीज़ें थे जो इम्पोर्टेंट बनते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ एक सुमेलित नहीं है, वो हमें देखना है। तो यहाँ अगर देखते हैं नियंत्रक परिषद की स्थापना, तो ये सुमेलित नहीं है, इसका ऑप्शन 2 होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसका होना चाहिए। और ईसाई मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दिया गया था। और गवर्नर परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो यहाँ पे जो है 1858 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था। हालांकि ये यहाँ पे ऑप्शन ए गलत है यहाँ पे, तो हमारा केवल सी सही है, सुमेलित है, बस ये देखना है। अब ये प्रश्न मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ, इसका उत्तर आप लोगों को, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, क्योंकि काफ़ी आसान है। और अगर यहाँ आपको नहीं पता चलता तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। अदरवाइज GS वाणी के नाम से ही हमारा फेसबुक चैनल है, GS वाणी के नाम से ही फेसबुक हमारा चैनल है, आप उस पर जाइए, वहाँ हम आपको इसका उत्तर दे देंगे। GS वाणी के नाम से हमारा चैनल है, तो उस पर हम फेसबुक पे आप उत्तर देंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर देंगे। आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए।